नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। इतिहास को बदलने की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर भाषणों का भी इतिहास बदल दिया, क्योंकि अब तक के अविश्वास प्रस्ताव पर हुए तमाम भाषणों में लाल बहादुर शास्त्री का ही भाषण सबसे लंबा 2 घंटे और 12 मिनट का था। लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण देकर उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन इस इतिहास को लिखते हुए वह अपने भाषण में इस बात का उल्लेख कर गए कि भारत के भीतर जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, तो उत्तर पूर्व में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही खुला। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहां पता चलता है कि पहला इंस्टीट्यूट तो 2011 में ही मिजोरम की राजधानी आइजवाल में खुल चुका था, जब सरकार कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये बात हम आपको शुरुआत में इसलिए बता रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री के भाषण पर टिप्पणी करने से पहले और उस पर फिदा होने से पहले आप समझ लें कि उस भाषण के भीतर गुणवत्ता और तथ्यों का कितना उसमें प्रयोग किया गया और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से प्राप्त आंकड़ों का उसमें कितना उल्लेख किया गया। लेकिन बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। ये बात हर किसी को पहले से पता थी कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सूरत में पारित नहीं होने वाला था। यह बात प्रस्ताव लाने वालों को भी पता थी, लिहाजा उन्होंने भी इस बात को पहले से ही पढ़ लिखकर और जान समझकर ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया था। लेकिन जिस कारण के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया, मणिपुर की हिंसा, आखिरकार प्रधानमंत्री को मणिपुर का मां अणी, छोटी ई की मात्रा पा में नीचे रा और ऊ और रा मणिपुर शब्द बोलना पड़ा, MANIPUR। और मणिपुर का शब्द इस बार प्रधानमंत्री ने करीब 2 से 3 मिनट तक, 3.5 मिनट तक उसका उल्लेख किया। पिछला रिकॉर्ड यहाँ भी उन्होंने अपना ही तोड़ा, जहाँ उन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए ये मानसून सत्र, जब इस शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ तो प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, मानसून सत्र का आगाज हुआ तो प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड मणिपुर पे बोला था और उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने 3 से 3.5 मिनट मणिपुर पे बोला है। लेकिन मणिपुर पर बोलने के लिए भी विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा और कहीं अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यह ना बन जाए कि प्रधानमंत्री के मणिपुर पर वक्तव्य ना देने के चलते विपक्ष ने वॉकआउट किया। तो जैसे ही विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया, प्रधानमंत्री के मुख से मणिपुर शब्द निकल गया। और मणिपुर का शब्द बोलने के लिए भी प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को यह कहने से नहीं चूकते कि एक अकेला सब पे भारी हैं, उन्हें मणिपुर का उल्लेख करने के लिए भी अपने गृह मंत्री अमित शाह का बीते दिनों दिया गया भाषण याद करना पड़ा और यह बताना पड़ा कि मणिपुर के ऊपर गृह मंत्री विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और जवाब दे चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की और वहां की महिलाओं के प्रति संवेदनाओं का एक लिहाज से उल्लेख मात्र ही सही, लेकिन उल्लेख करते हुए कहा कि जो कुछ भी वहां घटनाएं घटित हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है, वह नहीं होनी चाहिए थी। इस वीडियो को पहले आप सुनिए, फिर हम इसका विश्लेषण आगे करेंगे। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा
मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। तो प्रधानमंत्री का ये बयान जो आपने सुना, उसमें प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं और मणिपुर का उल्लेख भी कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर का मां अपनी जुबान पर लाने के लिए प्रधानमंत्री को 100 दिन लग गए। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 अगस्त 2023, आज मणिपुर की हिंसा को हुए 100 दिन हो गए हैं। यानी शतकीय पारी जब मणिपुर की हिंसा ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में पूरी कर दी, तो प्रधानमंत्री को भी याद आ गया कि मणिपुर भी बोलना चाहिए और उस पर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। इन परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र किया, तो कहीं से भी प्रधानमंत्री मणिपुर के नाम तो लेते सुनाई दिए, लेकिन मणिपुर के जो घाव और मणिपुर का जो खून रिस रहा है बीते 100 दिनों से, उसको लेकर कोई ऐसा ठोस आश्वासन उन्होंने देना नहीं चाहा, बल्कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को घेरने में ज्यादा रुचि दिखाई और इस बात की जताने की कोशिश की कि भारत के लोग कहीं डबल इंजन की असफलता देखकर सिंगल इंजन या केंद्र में उनका ही इंजन बदलने के विचार ना ले आए, तो पहले ही जान ले कि कांग्रेस की सरकारें भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी और उनकी सरकारों के समय ही उत्तर पूर्व की समस्या का जन्म हुआ। हैरानी की बात यह है कि 2021 में जब असम और मिजोरम की पुलिस आमने सामने आ गई थी, तब यही प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले थे और वह घटना इतिहास में पहली बार हुई थी, जबकि उस वक्त में मिजोरम में एनडीए की सरकार है और असम में तो डबल इंजन की सरकार है। तो इन घटनाओं का उल्लेख प्रधानमंत्री ने नहीं किया कि वह कौन से नए कीर्तिमान रच रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने इतिहास का बहुत उल्लेख किया। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने उसमें भी गलत बयानबाजी की, तो अब इतिहास के पन्ने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब हवा दी है तो अब उसको सही दिशा में मोड़ने की जिम्मेदारी एक नागरिक की होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व का जिक्र करते हुए मिजोरम की एक घटना का उल्लेख किया। उस घटना को लेकर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 1966 में मिजोरम में भारतीय वायुसेना से मिजोरम के लोगों पर हमला करवाया। तो क्या मिजोरम के लोग भारत के नहीं थे? इस सवाल को उठाते हुए प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिनकी मृत्यु 1984 में हो चुकी है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री किसी मृत व्यक्ति के सम्मान को ध्यान में नहीं रखते, ऐसे में हम इस बात को मुद्दा नहीं बना रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस घटना का उल्लेख किया, अलबत्ता तो वो सत्य है, वो सच है, इसमें इंकार नहीं और इतिहास में इसका उल्लेख भी मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री व्हाट्सएप के रिटायर्ड अंकल आंटियों की भांति ही एक रिटायर्ड प्रोफेसर की भाषा बोल गए और उसमें केवल ऊपरी तौर पे यह तो कह गए कि एयरफोर्स भेजी, लेकिन किन परिस्थितियों में और क्यों भेजी और क्या वो विषय था, यह वो बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जबकि प्रधानमंत्री के वक्तव्य में लोकसभा के अध्यक्ष ने एक बार भी उन्हें यह नहीं कहा कि अब बहुत हो गया, अब आपका समय पूरा होने वाला है, प्रधानमंत्री जी कंक्लूड करिए, समाप्त करिए, ऐसा कुछ नहीं था। यानी प्रधानमंत्री बोलना चाहते तो पूरे दिन बोलते, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार, खाने में नमक अनुसार प्रधानमंत्री तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। रचित सेठ ने ट्विटर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट करा और इस ट्वीट को हम आपकी स्क्रीन पर जब फ्लैश कर रहे हैं तो इस ट्वीट में उन्होंने उस पूरी घटना का विवरण दिया है, जिसमें इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मिजोरम में भारतीय वायुसेना के द्वारा आक्रमण करवाया गया। लेकिन रचित सेठ जब इस बात का उल्लेख करते और बता रहे होते हैं
तो वह बताते हैं कि किन परिस्थितियों में जब मिजोरम में उग्रवाद जो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान और चीन से प्रायोजित था जब उफान पर था, तो उन परिस्थितियों में मिजोरम की जो परिस्थितियां नाजुक हो रही थी और वहां पर सेना की टुकड़ियां भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें कठिनाइयां हो रही थी और ब्लॉकेड होने की वजह से उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था उन परिस्थितियों में, और वह भी तब जबकि 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था और उसके पश्चात भारत कुछ नाजुक स्थितियों में, सबको वो विषय और वो भाषण प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का याद है कि आप एक समय का खाना त्याग दें ताकि भारत में अन्न का संकट ना हो। यानी उन नाजुक परिस्थितियों में जब मिजोरम के भीतर उग्रवाद की ये घटनाएं घटित होनी शुरू हुई और भारत 1962 की चीन से मिली हार के पश्चात उभरने की कोशिश कर रहा था, उस समय जिस प्रकार वहां के परिस्थितियां नाजुक हुई और इंसर्जेंसी का एक नया दौर चीन ने शुरू किया, उस परिस्थिति को रोकने के लिए और उन उग्रवादियों को काबू में लाने के लिए और सेना की जो मूवमेंट था वो चूंकि बार बार प्रभावित हो रहा था, इसलिए वहां भारतीय वायुसेना का डिप्लॉयमेंट किया गया और भारतीय वायुसेना भी वहां उस वक्त उतनी तादाद में नहीं भेजी गई थी कि जैसे कि एक पूरा स्क्वाड्रन भेजा जाता है, ऐसा नहीं था। एक लिमिट मात्रा में भारतीय वायुसेना को भेजा गया। और दूसरी बात, इंदिरा गांधी ने मिजोरम की अपनी ही कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा में 100 दिन बाद भी अपनी सरकार को लेश मात्र भी छू नहीं पाए, वह मिजोरम पे इंदिरा गांधी को ज्ञान दे रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार 1985 से 86 में राजीव गांधी के और लालडेंगा के बीच मिजोरम अकॉर्ड हुआ और उसके पश्चात जिस तरह से चुनावी परिस्थितियों में MNF के संस्थापक लालडेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वहां 1966 के बाद पहली बार तिरंगा फहराया, इन परिस्थितियों में मिजोरम को और उसके बाद से मिजोरम से कोई इंसर्जेंसी की खबर नहीं आती तब तक जब तक 2023 में मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि वो इंसर्जेंसी नहीं थी, लेकिन एक असहजता की परिस्थिति जरूर दिखी। यानी कि अपने मणिपुर के असफलता, अक्षमता, निष्क्रियता और पूरी तरह से डबल इंजन सरकार के फेल हो जाने की परिस्थितियों को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड संसद में ही तथ्य तोड़ मरोड़ के रख दिए। लेकिन चूंकि संसद उनकी है और सरकार के स्पीकर उनके हैं, तो कोई भी चीज को हटाया नहीं जाएगा। अलबत्ता ये बात कोई विपक्ष का सांसद कहता तो शायद उसे हटा दिया जाता, क्योंकि जब एक विपक्षी सांसद ने आरएसएस की आलोचना की संसद के भीतर, तो सदन के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने उनको टोका कि आरएसएस पे आप यहां टिप्पणी मत कीजिए। तो उन सांसद महोदय ने, विपक्ष के सांसद महोदय ने राजेंद्र अग्रवाल को कहा कि इससे पहले जो सत्ता पक्ष के सांसद है वह भी तो आरएसएस का नाम ले रहे थे। तो राजेंद्र अग्रवाल ने जवाब दिया, वो आरएसएस की क्योंकि तारीफ कर रहे थे। यानी कि आरएसएस की आप तारीफ करें तो आप सदन में आरएसएस का नाम लीजिए, नहीं तो आरएसएस का आप नाम मत लीजिए। लेकिन मणिपुर की महिलाओं को जो दर्द, जो पीड़ा, जो अपमान, जो उनको सहन करना पड़ा, जिस प्रकार मणिपुर के भीतर महिलाओं की नग्न अवस्था को उन्हें झेलना पड़ा, क्या प्रधानमंत्री से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी कि वो मणिपुर पर एक विस्तार से जवाब देते? और दूसरी बात, जब विपक्ष ने वॉकआउट करने की परिस्थिति ला दी, तब प्रधानमंत्री को मिजोरम और मणिपुर और उत्तर पूर्व पे अपनी गाथा बखान करने का ध्यान आया। यानी इतनी असंवेदनशीलता, यह जानते समझते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के विषय पर आया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र ना करते हुए, हमने अपने कल के वीडियो में भी आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का भी जिक्र करेंगे, इंदिरा गांधी का भी जिक्र करेंगे, पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करेंगे। हमारी भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। लेकिन जिन जवाहरलाल नेहरू को असम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री घेर रहे थे, वह यह बताना भूल गए कि यह वही जवाहरलाल नेहरू हैं जो 1962 में चीन के हाथों जब भारत की हार हुई तो सदन के भीतर पूरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया। और उनको ना सिर्फ कांग्रेस के सांसदों ने जिस प्रकार उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए,
और उसके साथ साथ विपक्षी वक्ताओं ने भी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना में सीमाओं की मर्यादाओं को लांघ दिया। वह व्यक्ति जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू है वह विचलित नहीं हुए और सिर नीचे किए अपनी आलोचना को सुनते रहे और यह स्वीकार किया सदन के भीतर कि हां, हमसे गलती हुई है। कहां जवाहरलाल नेहरू की परिस्थितियां और कहां प्रधानमंत्री मोदी का यह वक्तव्य कि मणिपुर के भीतर हम प्रयास कर रहे हैं। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव तो ध्वनि मत से गिर गया, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के शब्दों ने ही पास कर दिया था, जहां उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि ऐसा लगता है कि मणिपुर में सरकार नाम की चीज ही नहीं है और वहां कोई कानून प्रशासन, कोई कानून व्यवस्था का उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। तो प्रधानमंत्री किस बात का उल्लेख कर रहे हैं? और इस परिस्थिति की गंभीरता आप इस बात से समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को लेकर अब जो संसद के भीतर उसकी नियुक्ति को लेकर जो बिल लाया जा रहा है उसमें प्रावधान किया गया है कि चीफ जस्टिस उस पैनल के सदस्य नहीं होंगे जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, बल्कि उस पैनल में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और प्रधानमंत्री के द्वारा चयनित एक केंद्रीय मंत्री उसके सदस्य होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट का मार्च में आया निर्णय प्रधानमंत्री ने अब पलटने का निर्णय ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी इस बात का उल्लेख था कि जो पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया वह केवल तब तक कार्य में रहेगा, यानी उसकी सेवाएं केवल तब तक रहेंगी जब तक संसद कानून की शक्ल उसे ना दे दे। लेकिन उस जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है, यानी जिस पार्ट में उसकी मूल भावना का उल्लेख है, उसमें न्यायाधीश की टिप्पणियां बहुत साफ थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि चुनाव आयुक्त एक ऐसा पद है, एक ऐसा संवैधानिक पद है और चुनाव आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसका निष्पक्ष होना चुनाव की प्राथमिक शर्त है। और आखिर ऐसी क्या वजह है कि टी.एन. शेषन के बाद उनके जैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव आयोग के भीतर नहीं हो पा रही है? लेकिन प्रधानमंत्री ने उस कानून को या उन टिप्पणियों को संसद के भीतर बहुमत की परिस्थितियों में तोलकर पलटने का निर्णय ले लिया। और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि अगर नेता विपक्ष अधिकृत रूप से सदन के भीतर नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के संसदीय दल के नेता को उस पैनल में रखा जाएगा, वो प्रावधान भी हटा दिया गया। यानी कि 2024 की परिस्थितियां, चुनाव आयोग भी हमारा है, नियुक्त किया व्यक्ति भी हमारा है। और इन परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री यदि सदन के भीतर मिजोरम को लेकर भ्रामक जानकारियां बता सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को लेकर गलत जानकारी दे सकते हैं, तो चुनावी परिस्थितियों में तो वो क्या क्या बातें करेंगे इसका उदाहरण देने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्योंकि 2017 के गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एक पूर्व सेना के अधिकारी पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन 2018 में जब राज्यसभा में यह सवाल एक सांसद के द्वारा पूछा गया तो उस वक्त के राज्यसभा के सदन के नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का बयान था कि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन जो कुछ होना था वो तो हो गया था। मनमोहन सिंह को लेकर जो बयान दिए गए, उसको लेकर जिस प्रकार से जनता के बीच एक भ्रांति फैलाई गई वो फैल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सदन और सड़क, चुनावी रैलियां और सदन का पटल, इनके बीच एक न्यूनतम फर्क तो होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण विशुद्ध रूप से सियासी होते हुए केवल किसी तरह अपने प्रतिपक्षियों का मजाक उड़ाया जाए, इस ओर ही केंद्रित रहा। यह सदन तो वह सदन रहा है जहां राम मनोहर लोहिया
और जवाहरलाल नेहरू के बीच की टकराव कई बार इतनी बढ़ जाती थी, लेकिन उसके बाद बाहर निकलकर सदन के बाहर राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू से कहा करते थे, पंडित जी आप बुरा मत मानिएगा। यह इस देश के सदन के भीतर हुआ करता था। उन परिस्थितियों से वर्तमान की तुलना करेंगे तो आपको लगेगा हम कोई मनोरम कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन यह इस देश का सच रहा है। और इन परिस्थितियों में ही इस देश ने अपनी परिस्थितियों को बनते बिगड़ते देखा। इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री सदन के भीतर कहते हैं कि भारत मां के 3 टुकड़े कर दिए गए, यानी बांग्लादेश को भी वो जिसे भारत की सेना ने अपने पुरुषार्थ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए आजाद कराए, प्रधानमंत्री ने उसको भी यह कहकर खारिज कर दिया कि वह तो भारत मां का टुकड़ा हुआ था। यानी कि राष्ट्रवाद की यह कौन सी परिभाषा है, इसको आप समझ लीजिए कि इतनी नफरत अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति कि उनके द्वारा देश के लिए यदि कोई काम किया जाए उसके प्रति भी प्रधानमंत्री के भीतर कृतज्ञता का कोई भाव नहीं है। और प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर तो बोले ही 3 मिनट, लेकिन 2 घंटा और 10 मिनट, क्योंकि 2 घंटे 13 मिनट का भाषण है और 3 मिनट मणिपुर को दिए, तो 2 घंटे 10 मिनट का वो भाषण भारत के इतिहास में संभवतः आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ा करेंगी तो शायद वो ये कहा करेंगी कि जवाहरलाल नेहरू तो काल्पनिक एक पात्र रहे, क्योंकि जिस देश के भीतर 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में तर्कहीन तथ्य व्हाट्सएप के रखे जाएं, उस देश के लिए तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो काल्पनिक पात्र ही होंगे। गृह मंत्री सदन के भीतर राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि 2008 में जिस कलावती से मिलने आप गए थे, उस कलावती को तो सड़क से लेकर राशन तक, बिजली से लेकर पानी तक, घर से लेकर शौचालय तक सब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दिया। लेकिन अमित शाह जी प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार की महत्वाकांक्षा में प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही तर्कहीन बातें कर गए। वह ये तक तर्क गलत दे गए कि राहुल गांधी तो महाराष्ट्र के यवतमाल की कलावती से मिलने गए थे 2008 में, और अमित शाह जी कलावती जो यवतमाल की है उन्हें बुंदेलखंड का बता गए। ये हाल भारत के सदन के भीतर डबल इंजन के मुख्य इंजन का है। और कलावती का भी बयान आया इस देश के भीतर महिलाओं को लेकर। देखिए महिलाओं के भीतर का दिल कितना इस मामले में बड़ा होता है। ये उन महिलाओं की तरह नहीं है कलावती जी जिनको एक फ्लाइंग किस के नाम पर जो दी भी गई है नहीं दी गई है पता नहीं, लेकिन बृजभूषण पे जिनका मुंह नहीं खुलता, वो महिलाएं हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख देती हैं और यह नहीं देखती कि बृजभूषण के लिए देश की बेटियों को लाठी मार मार के दिल्ली से भगाया गया। उन महिलाओं की तरह कलावती जी नहीं थी। कलावती जी ने बताया कि मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए की एफडी राहुल गांधी की वजह से हुई, और पूरी दुनिया अगर मुझे जान पाई, मेरे बच्चों का लालन पालन हो पाया तो राहुल गांधी की वजह से हो पाया। क्योंकि 2005 में कलावती जी के पति ने, जो किसान थे, बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी। जब कलावती जी का जो उदाहरण है उनके पति के जरिए पूरी भारत को पता चला कि किसान किस दरिद्रता में जी रहा है, और तब राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे। यानी सदन के भीतर आप विपक्ष को खारिज करना चाहते हैं, कर दीजिए, उसमें गलत नहीं है। राजनीति इसी का नाम है आजकल, खारिज और खारिज। लेकिन तर्कों पे तो खारिज कीजिए। मिजोरम पे गलत बोल रहे हैं, आईआईएमसी पे गलत बोल रहे हैं, बांग्लादेश को भारत मां का टुकड़ा होना बता रहे हैं। कमाल की सोच है और कमाल की परिस्थितियां हैं। यह वीडियो हमने इसलिए रिकॉर्ड करना चाहा ताकि इससे पहले कि जहरीले चौधरी और महाजहरीले अमन चोपड़ा आपको बहकाएं, फुसलाएं, आप इस बात को जान लें। क्योंकि भारत के भीतर भारत का नुकसान नेताओं से ज्यादा व्हाट्सएप ने किया है। स्मृति ईरानी को ही ले लीजिए, कल कश्मीरी पंडितों का जिक्र करके राहुल गांधी को घेर रही थी, लेकिन 2021 और 22 में जब कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों ने
अन्याय की वह सीमा भी पार कर दी जो 1990-91 में भी नहीं हुई थी। और कश्मीरी पंडितों के हकों के लिए लड़ने वाले संगठन ने आधिकारिक बयान में कहा था कि हमारी हत्या नरेंद्र मोदी की सत्ता में हो रही है, तो हम किससे उम्मीद रखें। लेकिन स्मृति ईरानी को आप जानते हैं, वो तर्कों पे बात नहीं करती। और उसके बाद फ्लाइंग किस का बहाना लेकर किस प्रकार की परिस्थितियां रची गईं। इन परिस्थितियों में 3 मिनट मणिपुर के लिए और पूरा दिन फ्लाइंग किस का हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया और उसे गिरना ही था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि किसी में उत्सुकता थी कि शायद ये पारित हो जाएगा। लेकिन भारत के भीतर जवाहरलाल नेहरू के 1950 में ली गई प्रधानमंत्री पद की शपथ से वर्तमान के 2 घंटे 13 मिनट के भाषण तक के दौर को यदि हम देखें तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि नफरत अब इतनी अंदर तक जा चुकी है सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर कि मणिपुर की महिलाओं के दर्द को 100 दिन हो गए, बच्चों के जलते हुए घरों को 100 दिन हो गए, महिलाओं की लुटती अस्मत को 100 दिन हो गए, बनते बिगड़ते हालातों को 100 दिन हो गए, लगती आग को, धधकती चिंगारी को 100 दिन हो गए, असम राइफल्स पर पुलिस की एफआईआर को और उन परिस्थितियों में मणिपुर के प्रशासन को बटे हुए 100 दिन हो गए। और इन 100 दिनों के भीतर कहां तो इंदिरा गांधी अपनी सरकार को बर्खास्त मिजोरम में कर देती हैं, कहां 1982 में पंजाब के उग्रवाद में अपनी पंजाब सरकार को बर्खास्त कर देती हैं, 1993 की मणिपुर हिंसा पर नरसिम्हा राव अपनी मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये नैतिक साहस नहीं जुटा पाए कि मणिपुर के भीतर अपने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त ना सही तो बदल तो दें, लेकिन वह ये काम नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री आज चाहे अपने भाषण के जरिए और अपने विज्ञापनों के जरिए जो मीडिया उनका ढोल बजाता है उसके जरिए खुद को विश्व गुरु की परिस्थितियों के रूप में स्थापित जरूर कर लें, वो क्षणिक सुख के रूप में इन परिस्थितियों को मान के चलें कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन सच्चाई तो यही रहेगी कि मणिपुर के लोगों को जो निराशा हाथ लगी, जो बच्चा 7 साल का टॉन सिंह एम्बुलेंस में अपनी मां के साथ जलाकर मार दिया गया, उस बच्चे को इस बात से उसकी चिता को कोई मतलब नहीं कि 1966 में वायुसेना भेजी गई थी मिजोरम में, या 1993 में कितने लोगों की मौत हुई। टॉन सिंह ये बात नहीं जानता था। टॉन सिंह सिर्फ इतना जानता था कि वह जिस हिंसा का शिकार हो रहा है और जो हिंसा उसके पिता को बिना उनके बेटे के और पत्नी के छोड़ने वाली है, वह हिंसा अमृतकाल की देन है, अमृतकाल में हुई है। कर्तव्यकाल में नाम बदल देने से अमृतकाल का काला अध्याय मिट नहीं जाएगा। चाहे वो टॉन सिंह की परिस्थितियां हो या उन 2 महिलाओं की जिनको नग्न घुमाया गया मणिपुर के भीतर, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा प्रधानमंत्री के शब्दों को मिजोरम ले जाने से नहीं बदलने वाली। प्रधानमंत्री चाहे मिजोरम का उल्लेख 1 नहीं 100 बार करते, लेकिन तब भी तथ्य यही रहता, हुजूर मणिपुर की महिलाएं यदि नग्न करी गई, ब्रिजभूषण के लिए यदि महिला पहलवान पीटी गई, तो वह अमृतकाल की परिस्थितियों के ही परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थितियों को बयां करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में आप ये बात समझ लें कि भारत के भीतर जो सदन में आज चर्चा हुई और जिस प्रकार के उद्बोधन प्रधानमंत्री स्तर से आए, उसमें एक बात तो तय है कि बहुमत की परिस्थितियां चाहे प्रधानमंत्री के अनुकूल हो और मीडिया भी उनके पक्ष में ढोल बजाने लगे, लेकिन अंतोगत्वा सच्चाई तो वही है
जो प्रत्यक्ष रूप से मणिपुर के प्रत्येक वासी के मुख पर निरंतर रटी हुई है, फिर चाहे वो मैतेई हो या कुकी या वहां तैनात सेना के जवान, या जनता को तय करना है कि जिस जनता को प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए बार बार कह रहे थे मुझे जनता पर बहुत अटूट विश्वास है, अब यह जनता को तय करना है कि प्रधानमंत्री के हाथों अपने विश्वास को इतने हल्के और इतने सस्ते स्वरूप में सौंपे रखना है और तालियों की गड़गड़ाहट में उसको और बढ़ाना है, या नागरिक की भांति इसकी समीक्षा करते हुए अपने वर्तमान और अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। क्योंकि कहा तो यही जाता था, इतिहास एक बंद दरवाजा है, वर्तमान एक खुला हुआ द्वार है और भविष्य एक उम्मीदों की और आकांक्षाओं का एक खुला हुआ नया आयाम है। तय आपको करना है, बंद दरवाजे पर छाती पीटनी है या बंद दरवाजे पर टकटक मारनी है, या वर्तमान की परिस्थितियों को समझना है। तालियों की गड़गड़ाहट से बहुमत साबित होते हैं, लेकिन नागरिक की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में ही कहती है मणिपुर के भीतर कानून व्यवस्था खत्म हो चली है और यह सब अमृतकाल की परिस्थितियां हैं। नागरिक की तरह समीक्षा करना अब सीख जाइए। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।